नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा देते हैं, बताते हैं योजना से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। ये योजना किस तरह से युवाओं के भविष्य को संवार सकता है और आप किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो क्या है ये योजना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। आइए नजर डाल लेते हैं योजना के सार पर। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ते भारत में लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। खास तौर से महिलाओं, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के तहत आने वाले समुदायों में उद्यमी बनने का हुनर रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये लोग खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और जिंदगी में तरक्की का इरादा रखते हैं। ऐसे लोग पूरे देश में मौजूद हैं। उनके पास उद्यम को लेकर कई तरह के विचार हैं, जिनके आधार पर वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलते समय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर से आर्थिक चुनौतियों का। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की। इस योजना का मकसद महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि वो व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू कर सकें। कामयाब उद्यमी बनाने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार और जमीनी स्तर पर उद्यमिता का विकास करना है। तैयार और प्रशिक्षु दोनों तरह के उधार लेने वालों की मदद करना है। नियमों के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की हर बैंक शाखा कम से कम एक महिला को ऋण देगी और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से भी कम से कम एक उधार लेने वाले को ऋण उपलब्ध कराएगी। ऋण की राशि 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये योजना एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करती है जो व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सके। इस योजना का लाभ 3 तरीकों से लिया जा सकता है: सीधे शाखा से, या स्टैंड अप इंडिया पोर्टल से, या लीड जिला प्रबंधक यानी LDM के माध्यम से। स्टैंड अप इंडिया पोर्टल की वेबसाइट www.standupmitra.in है। स्टैंड अप इंडिया क्योंकि महिलाओं, SC और ST उद्यमियों के लिए ही है, इसीलिए इन्हीं तीनों समुदायों से जुड़े लोग ही ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋण पाने की कुछ शर्तें हैं। एक तो उम्र कम से कम 18 साल हो। दूसरे, ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ही दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से जुड़ी गतिविधियों में लगी महिलाएं, SC और ST उद्यमी ही कर्ज के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरे, इस बात का ध्यान रखना है कि गैर व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी ST या SC या महिला उद्यमी के पास हो। और चौथे, ऋण लेने वाला व्यक्ति या महिला किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से दोषी करार न दिया गया हो। लोन कितना मिलना है, इसके लिए भी नियम है। बैंक कुल प्रोजेक्ट लागत का 85% लोन उपलब्ध कराएगा। अच्छी बात यह है कि ऋण सबसे कम ब्याज दरों पर होगा। 27 जनवरी 2022 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस योजना में अब तक 1,30,483 आवेदनों के लिए 29,392 करोड़ रुपए का लोन मंजूर किया गया है। तो देखा आपने कि ये योजना कितनी अच्छी है और किस तरह से आपको आत्मनिर्भर बनाने में ये योजना आपकी मदद कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं, तो इसका जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। ब्रेक के
बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सरकार आपके साथ। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप योजना के बारे में। अगर आप अपना एक उद्यम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो विनिर्माण से जुड़ा हुआ हो या फिर सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो ऐसे में इस योजना का लाभ आप किस तरह से ले सकते हैं, क्या है तरीका, आइए जानते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण लेना बेहद ही आसान है। आप पोर्टल से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट standupmitra.in के होम पेज पर जाएंगे। क्लिक हियर फॉर लैंड होल्डिंग सपोर्ट और अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करना होगा। तो फिर एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहां आपको एक कैटेगरी चुननी है कि आप नए उद्यमी हैं या पहले से ही उद्यमी हैं या स्वरोजगार से जुड़े पेशेवर हैं। अगर आप नए उद्यमी हैं तो न्यू एंटरप्रेन्योर पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके साथ ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। इस बॉक्स में उसे दर्ज करने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन पर भी क्लिक करें। एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर जरूरी जानकारी आपको दर्ज करनी है। अब आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। दस्तावेजों में पहचान पत्र, बिजनेस का पता, प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते का विवरण, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, रेंट एग्रीमेंट और परियोजना रिपोर्ट, ये सब आपको सबमिट करना है और ऐसे में आपको सबमिट क्लिक करना है। इस प्रक्रिया के बाद ही आप स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन आवेदन के लिए आपको लॉगिन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहां दो विकल्प आपको मिलेंगे, एक एप्लीकेंट का और दूसरा अदर यूजर का। जरूरत के हिसाब से इनमें से ऑप्शन चूज करें। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन करें। इसी पोर्टल पर आप अपने आवेदन की स्थिति भी जान सकेंगे। इसके लिए आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे, अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे और ट्रैक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। इस तरह से ऑनलाइन ही आप स्टैंड अप इंडिया योजना के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और इतना ही नहीं, अपना स्टेटस भी जान सकते हैं ऑनलाइन ही। तो बहुत ही आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस योजना से जुड़ी और भी जानकारी हासिल करेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आज चौपाल चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश जिला गौतम बुद्ध नगर गांव खुर्सेदपुरा पहुंचे हैं। आज चर्चा होगी नई तकनीकी और नवाचार से बढ़ता किसान। इस दिशा में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम लोग इनोवेशंस को प्रमोट कर रहे हैं। नई तकनीक कैसे अपनाएं, संसाधनों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इससे हम कैसे उनको अवगत कराएं। हमने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में सीखा और हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमने अपने खेतों पर लगाई हुई है। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा, नई तकनीकी और नवाचार से बढ़ता किसान, बुधवार 11 मई सुबह 9 बजे। आपके साथ आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। योजना से जुड़ी कई जानकारी तो आपको मिल गई है, इसके बावजूद आपके मन में कई तरह के सवाल हो सकते हैं। तो आइए इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं हमारे खास मेहमान से।
स्टैंड अप इंडिया योजना जो कि आज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। इसके बारे में आइए और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रमेश कुमार जी हैं जो कि शाखा प्रबंधक है भारतीय स्टेट बैंक अंबेडकर नगर दिल्ली में। रमेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। रमेश जी, आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसके उद्देश्य के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले से ही स्टार्टअप इंडिया योजना चलाई जा रही थी। इसमें जो युवा है जो उद्यमी बनना चाहते हैं उसके लिए ऋण की व्यवस्था है, लेकिन खास तौर पे महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए ये स्टैंड अप इंडिया योजना क्यों बनाई गई, किस सोच के तहत ये योजना शुरू की गई है? नमस्कार। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए जब वो आते हैं तो उन्हें कई तरह की समस्याएं देखनी पड़ती हैं। इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए एक बैंकिंग सेक्टर में एक इकोसिस्टम तैयार किया जिसको नाम दिया स्टैंड अप इंडिया। इसके तहत SC ST और वुमेन्स जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ तक बिना किसी कोलेट्रल के, बिना किसी जमानत के वो बैंक से ऋण ले सकते हैं। ऋण लेने की प्रक्रिया भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चैनल बनाया है जिसको केंद्र स्तर पे स्टैंड अप इंडिया का एक पोर्टल बनाया है जिसे सिडबी संस्था चलाती है। और इस पोर्टल पे आप हमारे SC ST या जो महिलाएं हैं वो खुद जाके अपना रजिस्ट्रेशन करती हैं। रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत वो लोन के लिए रिस्पेक्टिव जो उनके सेलेक्टेड बैंक्स हैं उनके पास डिटेल आ जाती है। तो बैंक खुद आगे आके उनसे अप्रोच करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं कि आपने आवेदन किया है, अब हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं जी। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है कि अगर हमारे जो भाई बहन है SC ST या वुमेन्स, उनके क्षेत्र में अगर डायरेक्ट इंटरनेट की सुविधा नहीं है या वो इस योग्य नहीं है, जानकारी नहीं होने के कारण से कि वो खुद जाके आवेदन कर सके, तो वो LDM की ऑफिस में भी जा सकते हैं और स्वयं खुद शाखा में जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल। रमेश जी, जैसा कि आपने भी बताया कि ये जो योजना है खास तौर पर महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अलावा इसमें पात्रता क्या कुछ रहती है कि किस तरह के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? जो सबसे जरूरी बात है इसमें, कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति जी जो SC ST या वुमेन्स कैटेगरी में आता है वो इस योजना का लाभ लेने की पात्रता रखता है जी। इसके लिए कोई एडिशनल वोकेशनल कोर्स या किसी सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। हर एक आम नागरिक जो इन 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं जी। बिल्कुल। रमेश जी, ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कमजोर तबके के हैं लेकिन उनको सशक्त बनाना है, और ऐसे में जब वो खुद अपना एक उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें आवश्यकता होती है पूंजी की, जिसके लिए कि ऋण इस योजना के तहत उन्हें मिल जाता है। जानना चाहेंगे कि ऋण ये किस आधार पर दिया जाता है और ऋण के भुगतान की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ब्याज दर कितना होता है? जी, ऋण के लिए जब हमारे भाई बहन आवेदन करते हैं, हमारी शाखाओं में आते हैं, बैंक में आते हैं, या बैंकों के पास जो ऑनलाइन आवेदन कर रखे हैं स्टैंड अप मित्रा पोर्टल पे जी, उनका आवेदन जब बैंकों तक पहुंचता है तो बैंक अपने इंटरनल जो उनके गाइडलाइंस हैं उसके तहत उसकी स्क्रूटनी करती है। पात्रता की जो बात रह गई वो है 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वुमेन होना चाहिए जी। और इसमें ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स को को ही चयनित किया जाता है। ग्रीन फील्ड का आशय होता है कि वैसे प्रोजेक्ट्स जो एकदम नए हैं, जो अभी अभी उन्होंने अपना काम शुरू किया है, यानी कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लगाना भी चाह रहे हो, जिनके पास उसके लिए जरूरी लाइसेंसिंग है, सर्टिफिकेट्स हैं, जिस प्रोजेक्ट में वो काम करना चाहते हैं, तो वो भी डायरेक्ट बैंक से जुड़ सकते हैं स्टैंड अप इंडिया में लाभ लेने के लिए जी। थोड़ा सा मैं इस पे और थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा नाम से ही पता चलता है कि बिल्कुल ये नई उर्वर जमीन है, उस पे एक फील्ड प्रिपेयर किया जा रहा है जहाँ हरियाली खड़ी होगी। तो ग्रीन फील्ड का अभिप्राय जो है
वो ऐसे विचारों से हैं, जैसे छोटे स्तर पे हम देखें कि कोई भी व्यक्ति एक पोल्ट्री फॉर्म खोलना चाहता है जिसकी लागत 10 लाख रुपए से अधिक है, तो वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है कि हमें कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, कहाँ से हम उसके लिए चिकन्स लेके आएंगे जिनकी वो रेयरिंग वगैरह करेंगे, फिर वो केज कहाँ से आएंगे, फीडिंग की क्या व्यवस्था होगी, उसके टेस्टिंग लैब्स कहाँ होंगे नियर बाई, ये सारी चीज़ों को असेंबल करके एक डीपीआर प्रोजेक्ट तैयार करके इस रिपोर्ट के साथ वो बैंक के पास आते हैं कि सर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, हम इस काम को करना चाहते हैं, इसके लिए जो ज़रूरी रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, जिन चीज़ों को हमें रेयर करना है, बढ़ाना है, वो हमें इन मार्केटों में उपलब्ध है, इस कम्पिटिटिव रेट्स पे अवेलेबल है। ये सारे तैयार करने के बाद जब वो बैंक में आते हैं तो बैंक जो प्राइमरी लेवल की जो स्क्रूटनी होती है, देखते हैं कि भाई उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्या है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है या लेडी है, तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी स्टेज में वो उनका प्रपोजल निकलता है। उसके बाद बैंक देखती है कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, तो मोर और लेस जो भी व्यक्ति मार्केट रिसर्च थोड़ा करता है उसको जानकारी मिल जाती है कि उसके प्रोजेक्ट में सक्सेस के क्या चांसेस हैं। इसके बाद बैंक इस प्रोजेक्ट को स्टडी कर लेता है, स्टडी करने के उपरांत इन प्रिंसिपल उन्हें सैंक्शन मिल जाता है। सैंक्शन के बाद चूंकि इस स्कीम में भारत सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि हमें किसी भी व्यक्ति की जमानत देने की आवश्यकता नहीं है लोन के अगेंस्ट, किसी भी हमें सिक्योरिटी भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो बैंक इसकी गारंटी CGSSI के तहत स्टैंड अप इंडिया में भारत सरकार इसकी गारंटी लेती है, जो कि एक न्यूनतम फी होती है जो कि साल में एक बार देनी होती है। वो जो ग्राहक होते हैं, जो लाभुक होते हैं, वो उनका भुगतान उनके खाते के द्वारा होता है। तो इस प्रक्रिया के तहत लोन जो है वो संस्कृत हो जाती है, उसका सैंक्शन हो जाता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में बैंक फेज वाइज मैनर पे लोन का डिसबर्समेंट करती है ताकि वो पोल्ट्री जो है धरातल पे आ जाए और वो काम करने लगे, उससे इनकम जनरेशन शुरू हो जाए। और जैसे ही इनकम जनरेशन शुरू हो जाता है 6 महीने से लेके 18 महीने तक का मोरिटोरियम पीरियड होता है, जो प्रोजेक्ट एक्सिक्यूशन का एक इनिशियल फेज होता है जिसमें कि वो लाभ सृजन करना शुरू कर लेते हैं। उसके उपरांत ऋण का भुगतान शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और इसमें ब्याज दर कितना लगता है? आमतौर पर किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए किसी बैंक में अगर ऋण लेते हैं तो उसके ब्याज दर और इसके ब्याज दर में क्या अंतर है, जो स्टैंड अप इंडिया के तहत जो ब्याज लगाया जाता है ऋण में? इसका ब्याज अगर हम दूसरे बैंक के सामान्य जो व्यावसायिक ऋण है, अगर उससे हम इसे तुलना करें तो देखेंगे कि स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत जो ब्याज बैंक ले रही है वो भारत सरकार ने एक यूनिफॉर्म तय कर रखा है। अच्छा। बट इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जो अंतर आता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, वो होता है उनका कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। क्योंकि हर एक बैंक का अपना MCLR होता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग होती है। जिस दर पे बैंक अगर ऋण देती है तो उससे कम रेट पे लेती है, तो यानी कि बैंक को नुकसान होता है। तो इसमें MCLR प्लस 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिससे कि बैंक आज के डेट में अगर हम देखें तो ये 10% के आसपास आती है, जो कि वार्षिक होती है। बिल्कुल। और आपने बताया ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए ये ऋण दिए जाते हैं और उसके लिए खास तौर पर एक DPR यानी कि प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता है। ऐसे में जो किसान ये नहीं जानते कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार करें, क्योंकि उसी के आधार पर उनको ऋण मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। तो क्या स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत उन्हें किसी प्रकार की मदद मिलती है इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। भारत सरकार ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है कि जो भी लाभुक हैं, जो इच्छुक हैं स्टैंड अप इंडिया के तहत लाभ लेने के लिए, खासकर आज विगत वर्ष से इसकी प्रासंगिकता हमारे किसान भाइयों के लिए और भी बढ़ गई है, क्योंकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम में यूनियन बजट 2021 में भारत सरकार ने प्रोविजन किया कि जो भी हमारे कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग हैं, जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, जिसमें हम जैसे मुर्गी पालन हो गया या कुछ भी लाइव स्टॉक्स रखते हैं ना लोग, बकरी का पालन करते हैं, डेयरी फार्म होती है, PC कल्चर होता है, मधुमक्खी पालन है, फूड प्रोसेसिंग है, ये सब चीजें एग्री एलाइड एक्टिविटीज जो है अब स्टैंड अप इंडिया के तहत कवर हो रही हैं। तो अब DPR प्रिपरेशन के लिए, चूंकि ये एक ऐसा सेक्शन है किसान वर्ग, जो कि आपने बड़ा प्रासंगिक क्वेश्चन किया, क्योंकि वैसे क्षेत्रों में लोगों के पास इस तरह की जानकारियां नहीं होती है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाए, ताकि जो वो समझ रहे हैं उनका प्रोजेक्ट किस तरीके से आय सृजन करेगा, वो पेपर पे अच्छे तरीके से उतर के आए, ताकि बैंक उसको अच्छे तरीके से समझ सके उनके विचार को। तो इसके लिए भारत सरकार ने
केंद्रीय स्तर पे भी, राज्य स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अलग अलग चरणों में लोगों को सहयोग करने के लिए डीपीआर सिस्टम बना रखा है। अच्छा। इसमें अगर हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया मित्रा पोर्टल पे भी जाके अगर कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करता है कि वो स्टैंड अप इंडिया के तहत लाभ लेना चाहता है तो उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो उन्हें वहाँ भरने होते हैं। भरने के उपरांत वहाँ क्लासिफिकेशन हो जाता है कि आप रेडी कस्टमर हैं या आप ट्रेनी कस्टमर हैं। अच्छा। तो अगर आप रेडी कस्टमर हैं, आपके दिए हुए डिटेल्स के माध्यम से स्टैंड अप मित्रा में जो एक्सपर्ट्स टीम है वो देख लेती है कि नहीं, ये तो बिल्कुल तैयार है, इनको सारी चीज़ों की जानकारी है और जो धरातल पे इनका प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट करने के स्टेज में है जी। तो वो डायरेक्ट उनके प्रपोजल को रीडायरेक्ट कर देती है बैंकों के लिए ताकि वो सैंक्शन करके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें। अच्छा। अब रही बात जो ट्रेनिंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत तरह की जानकारियां उन्हें नहीं है, कौशल भी उन्हें चाहिए। अगर हम ये कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उनका कोई पुराना अनुभव नहीं है उस क्षेत्र में, तो कौशल प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। उसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग लेवलों पे, अलग अलग स्तरों पे, चरणों पे संस्थाओं का चयन कर रखा है। आप देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वोकेशनल कोर्सेज चलाती हैं, वो सारी मित्रा पोर्टल पे अवेलेबल हैं डिटेल्स। तो वहाँ से वो कौशल ट्रेनिंग होती है। साथ में डीपीआर प्रिपरेशन के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केवीआईसी है। और अगर आप देखें तो केंद्रीय स्तर पे डिक्की जैसी संस्थाएं हैं जो कि लोगों को मदद करती हैं डीपीआर प्रोजेक्ट को तैयार करने में। बिल्कुल। रमेश जी, जानना चाहेंगे कि क्यों ना आप हमारे जो किसान साथी हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं जो आपके अनुभव में आया हो कि लोगों ने स्टैंड अप इंडिया योजना का लाभ लिया है और वो काफ़ी सफल हुए हैं। जी। हमारे दिल्ली पोस्टिंग के दौरान हमने अपने SMECC हमारी एक शाखा है जो कि CP में है, कनाट प्लेस में है। वहाँ पर डिक्की जो दलित इंडस्ट्रीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दिल्ली की संस्था है, इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया कि जो दिल्ली में जल जमाव की समस्या है या जो नालियाँ हैं गंदी होती है जिस कारण से उस क्षेत्रों में गंदगी बढ़ती है, मच्छर बढ़ते हैं, लोगों को तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कि एक्सकेवेशन मशीन जो है, एक ऑटोमेटेड मशीन है जो कि एक गाड़ी पे इंस्टॉल की जाती है और उस मशीन के द्वारा नालियों की सफाई बड़े ही बेहतर तरीके से होती है। अच्छा। आप देखें पहले क्या होता था, जो सफाई कर्मचारी उनको नालियों में खुद उतरना पड़ता था कचरों को निकालने के लिए, और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं देखने में आई हैं कि लोग वहीं उनका देहांत हो जाता था। तो इन सब इस प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक हमारे बैंक से लगभग 500 इस तरह की मशीनें दिल्ली में फिनांस की गई हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत, और इसके लाभुक SC ST और जो महिलाएं हैं वो हैं। और काफ़ी अच्छे स्तर पे मैं देख रहा हूँ, आप भी दिल्ली के निवासी होने के नाते आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि जो नालियों की पहले सफाई होती थी, पूरा कचरा बाहर निकल के आ जाता था और एक जल जमाव के साथ साथ तरह तरह की समस्याएं होती थी। उससे इस प्रोजेक्ट ने स्टैंड अप इंडिया के तहत लाभुकों ने एक अमूलचूल बदलाव किया है और बहुत अच्छा सक्सेस स्टोरी है। और मैं जरूर विश करूंगा कि इस स्टोरी के साथ साथ आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो स्टैंड अप इंडिया का जरूर लाभ उठाएं। और आप चूंकि एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ भी है, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रसंस्करण उद्योग आप लगा रहे हैं या आप पोल्ट्री फार्मिंग या जिस तरह के एलाइड एक्टिविटीज़ जो हमारे आते हैं उसमें भी आप स्टैंड अप इंडिया का लाभ जरूर लें। देश के विकास में आप अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दें। बैंक आपके साथ है, भारत सरकार आपके साथ है। बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए और बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ख़ास तौर पे उत्साहित किया तमाम लोगों को जो कि आज के युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो किस तरह से अपने सपनों को पंख लगा सकती हैं स्टैंड अप इंडिया योजना से जुड़कर और अपना भविष्य संवार सकती है। तो आप ज़रूर इस योजना का लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारें। तो इसी के साथ सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगर आप भी सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com।
आप चाहें तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें सरकार आपके साथ। इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज खुल जाएगा जिस पर आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। ये टोल फ्री नंबर है, मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं, तो बेझिझक इस टोल फ्री नंबर का लाभ उठाएं और अपने सवाल दर्ज करा दें। इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और सीधे जुड़ जाइए आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर, जहां पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर जानकारी किसी और नई योजना के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।